ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ, एडिटोरियल, आर्टिकल, ये आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। सामाजिक समरसता का संगम बने कुंभ। इलाहाबाद, जिसे अब आप लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, यहाँ महाकुंभ होने वाला है ना, तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। और एक बार पहले उत्तर प्रदेश चलिए। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है इसकी सीमा। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे। कुंभ पर्व के शुभागमन की पगध्वनि सुनाई पड़ रही है। साहित्यकारों की गैलरी का नवीनीकरण हो रहा है ताकि प्रतिष्ठित साहित्यकारों के ऑडियो और वीडियो सुने देखे जा सकें। इसके अलावा भी तमाम तैयारियां चल रही हैं। सारी दुनिया से प्रयागराज के महासंगम में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर संतों की है। महाकुंभ में 370 दलितों को महंत पीठाधीश्वर जैसे प्रतिष्ठित जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। यह कार्य जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर महेंद्रानंद गिरी को करना है और यह खबर सामाजिक समरसता को पुष्टि करने वाली है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि आज समाज विभाजक तत्वों ने अनेक मोर्चे खोल रखे हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को हिंदू समाज से अलग रहने के लिए उकसाया जा रहा है। जाति विभाजन चिंता का विषय है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों को मूल धारा से अलग करने के प्रयास हो रहे हैं और मतांतरण कराने वाली शक्तियां सक्रिय हैं। चुनौती बड़ी है। परस्पर आत्मीयता बढ़ाने के लिए सामाजिक समरसता अपरिहार्य है। दलित वंचित बंधुओं से संवाद आवश्यक है। सामाजिक समरसता को हर हाल में बचाना और बढ़ाना राष्ट्रीय कर्तव्य है। सामाजिक समरसता अपरिहार्य है और भारत की संत परंपरा अद्वितीय है। रामानंद, तुलसीदास, कबीर, रविदास, सूरदास सहित अनेक संतों ने भारतीय ज्ञान परंपरा और भाईचारे को समृद्ध किया है। शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन को विश्वव्यापी बनाया। इतिहास के मध्यकाल में आप देखिए संतों के प्रभाव ने आंदोलन जैसा रूप धारण कर लिया। कुंभ में दलितों को सम्मान देने के लिए के प्रयास का स्वागत किया जाना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में सामाजिक समता और सामाजिक न्याय की बातें चलती हैं। राजनीतिक दल जातीय समाप्ति के आदर्श दिखाते हैं। वे जातियों को स्थिर इकाई मानते हैं, लेकिन अपनी जाति की श्रेष्ठता बघाड़ते हैं। जाति सामाजिक बुराई है। गांधी, अंबेडकर, लोहिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे वरिष्ठ नेता जाति के खात्मे की बात आगे बढ़ाते रहे। अंबेडकर ने कहा था जाति खत्म करना जरूरी है, जाति खत्म होकर रहेगी, इसलिए वह अप्राकृतिक है। और आपने देखा होगा जाति आधारित जनगणना की बातें भी हो रही हैं कि जातियों की भी भैया जनगणना करवाइए, किसकी कितनी संख्या है। भारतीय चिंतन दर्शन में जाति वर्ग जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अनूठा है, अद्वितीय है, अनंत संभावनाओं से युक्त है और उसकी प्रतिभा का आदर और सदुपयोग करना राज्य का दायित्व है। जो लोग जाति का खात्मा चाहते हैं उन्हें चाहिए कि पुराने सामाजिक वर्गों की परवाह न करते हुए समग्र समाज के लिए काम करें। व्यक्ति में अनेक क्षमताएं होती हैं, सब एक जैसे नहीं हो सकते और किसी की क्षमता विस्मित करती है, किसी की क्षमता निराश करती है। सब अपने हैं। जाति पंथ के भेद का उपचार अलगाववाद नहीं है। कुछ व्यक्ति अपनी मान्यताओं के प्रति आग्रही होते हैं। समाज का एक वर्ग भिन्न रास्ता अपनाता है, परस्पर टकराव होता है। सामाजिक समरसता सभी कठिनाइयों का समाधान है। भारतीय दर्शन उपनिषदों सहित सभी ग्रंथों में रस शब्द की महत्ता है। रस जीवन का प्रवाह है। रस का अनुभव व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंतरंग में रस प्रभावित होता है। शंकराचार्य ने लिखा कि खट्टा मीठा आदि तृप्तिदायक पदार्थ लोक में रस नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे रस से युक्त पुरुष आनंदी हो जाता है और प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। बहुत लोगों को यह जीवन संघर्ष लगता है। बुद्ध के अनुसार यह जीवन दुखमय है और किसी को यह जीवन ईश्वर का प्रसाद लगता है और सबके रस भिन्न भिन्न होते हैं। समान भाव और समान रस संपूर्ण समाज को आनंदित करते हैं और इससे समरसता करते हैं। सामाजिक समरसता समता पर्यायवाची नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की भाषा, भावना, प्रीति, अभिव्यक्ति और क्षमता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। समरसता के मिलते ही समता अपने आप मिल जाती है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सामाजिक विषमता के कारण बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। संविधान निर्माताओं और राष्ट्र राज्य ने ऐसे वर्गों के लिए तमाम रक्षोपाय की व्यवस्था की
स्वाभाविक ही इस वर्ग के लोगों में सुंदर भविष्य की कामना है और इन्हें मिल रहे सुविधाएं औचित्यपूर्ण है, लेकिन परस्पर समरसता नहीं है। उन्हें अपने बीच का सरकारी अफसर, नेता, विधायक, सांसद, मंत्री और राज्य प्रमुख अच्छा लगता है। अपने देश में राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा है। आज कमजोर वर्गों को लगता है कि राष्ट्रपति उनके घर का है। और आप देखते हैं कि भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही साधु संतों का विशेष सम्मान रहा है। गरीब वंचितों के बीच से कोई प्रधान निर्वाचित होते हैं तो उन्हें खुशी होती है। वंचित वर्गों से लोगों का संत महंत बनना वाकई किसी बड़े सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत है। अब राष्ट्र जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां वंचित वर्ग के लोग उपस्थित ना हो। कुंभ में दुनिया के अनेक देशों के निवासी आते हैं। संत महंतों का यह विशेष कार्यक्रम कुंभ में दर्शनीय होगा। यह कार्यक्रम सामाजिक समरसता का संगम बनना चाहिए। कुंभ अंतर्राष्ट्रीय आश्चर्य है और बिना बुलाए करोड़ों लोगों की उपस्थिति में विस्मित करती है। सारी दुनिया की जिज्ञासु, आस्तिक और नास्तिक भी आते हैं और तब सारी दिशाएं अनुकूल होकर कुंभ का स्वागत करती हैं। करोड़ों आते जाते हुए देखे जाते हैं। आश्चर्य नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ व्यवस्था के प्रति सजग हैं। प्रयागराज में आप देखते हैं, प्रयाग में सैकड़ों वर्ष पहले 644 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन गरीबों के बीच धन दान करते थे। चीनी यात्री हेनसांग ने इसकी प्रशंसा की है। यूनेस्को कुंभ को विशिष्ट सांस्कृतिक महत्व का आयोजन घोषित कर चुका है। प्रयाग में 3 नदियों का संगम है। सारी दुनिया के साधु संत विद्वान यहाँ आते हैं। संतों के इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। आशा है कि कुंभ से सारी दुनिया को संदेश जाएगा। भारत ने समाज को बांटने वाली शक्तियों के विरुद्ध निर्णायक संग्राम छेड़ा है। कुंभ से चला सामाजिक समरसता का संदेश पूरे देश में प्रवाहित होना चाहिए। लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। इनका नाम क्या है? और देखिए, इनका है हृदय नारायण दीक्षित। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा सदस्यों में से ही होता है। ठीक है, विधानसभा के सदस्य ही करते हैं। यूनेस्को की बात हुई तो मैं बात कर रहा हूं द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 16 नवंबर 1945 में पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सत्ता के लिए सब कुछ दांव पर। महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव बता रहे हैं कि सत्ता पाने के लिए खेल में नीति, सिद्धांत, विचारधारा ना इधर है ना उधर है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा ना, आज के समय में हमारे देश के नेताओं का चुनाव जीतना, कुर्सी पर बैठना सबसे बड़ा उद्देश्य बन चुका है। इसलिए आप देखते हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात कर लीजिए, किसी भी हद तक जाने की बात कर लीजिए, और जो असली मुद्दे होने चाहिए उन पर ना तो वोट पड़ रहा है और ना ही वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, कहाँ देखने को मिल रहा है। वो तो कहते हैं हमारी सरकार आई तो हम इतना पैसा देंगे आपको फ्री में, हम ये देंगे। और वो आप देखिए, कुछ लोगों से फ्री की रेवड़ीज कहते हैं, कुछ लोगों से कल्याणकारी योजनाएं कहने लगते हैं। महाराष्ट्र में आपको बता दूं कि 288 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। मुंबई इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे इसकी सीमा किसके से? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। किसकी? महाराष्ट्र की। और क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर है ये। आप देखेंगे कि पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा में 288 सीटें हो गई। विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री हैं और सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आप देखिए, झारखंड है, रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और बिहार से अलग करके बनाया गया था। कब बनाया गया था ये? 15 नवंबर सन 2000 में। और आप देखिए इसकी सीमा बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत सोरेन है। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं, विधानसभा की 81 सीटें बता चुका हूं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका झारखंड। तो इस तरह की राजनीति के आर्टिकल देखना हुआ अगर तो देख सकते हैं आप लोग। ऊर्जा, प्रेम और भक्ति। ब्रह्मांड में हर जीवित और भौतिक वस्तु के बीच आपसी आकर्षण होता है। हर वस्तु एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और इस आकर्षण से सृष्टि का अस्तित्व बना रहता है। ग्रहों और नक्षत्रों के बीच आकर्षण के कारण अंतरिक्ष में संतुलन रहता है। यह आकर्षण केवल बाहरी पदार्थों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जीव और प्राणी के भीतर अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए स्थायी और सुरक्षित वस्तुओं की ओर आकर्षण होता है। सभी प्राणियों की यह स्वाभाविक प्रकृति है। वे ऐसी चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जो स्थायी और सुरक्षित होती हैं और आप देखिए जो उन्हें दीर्घकालिक शांति और सुरक्षा प्रदान करती हैं। इस आकर्षण को हम भक्ति से जोड़ सकते हैं। भक्ति और आसक्ति के बीच अंतर समझना महत्वपूर्ण है। भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण को आसक्ति कहा जाता है, जबकि अनंत और ब्रह्मा के प्रति आकर्षण को भक्ति कहा जाता है। भक्ति केवल प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि यह उस प्रेम का प्रतीक है जो ईश्वर के प्रति समर्पित होता है। जहां एक और आप देखिए मनुष्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण होता है, वहीं भक्ति का उद्देश्य ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण में होता है।
भक्ति का मूल उद्देश्य इस प्रेम को पहचानना और ईश्वर के प्रति समर्पण में अपना जीवन बिताना है। और भक्ति से मिलने वाली शांति, सुख और संतोष भौतिक वस्तुओं से कहीं अधिक स्थायी होते हैं। यह समर्पण केवल किसी रूप या फिर प्रतीक में नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे भाव में होता है। जब कोई साधक अपने जीवन के सभी पहलुओं को भगवान के चरणों में अर्पित करता है, तो वह केवल भक्ति नहीं करता है, बल्कि आत्म साक्षात्कार की दिशा में भी एक कदम और बढ़ाता है। यह प्रेम और समर्पण साधक को केवल भगवान के करीब नहीं लाता, बल्कि उसे अपने अंदर की दिव्यता और शांति का अनुभव भी कराता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, देखा करिएगा। ये आप देखिए, मणिपुर में जो मुसीबत बनी हुई है और लंबे समय से आप देखते हैं कि अशांति फैली हुई है, उसी की बातें की जा रही हैं। एक बार पहले आप लोग मणिपुर चलिए, देखिए ये मणिपुर है, इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा असम से लगती है, नागालैंड से लगती है, मिजोरम से लगती है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। इसे 1 नवंबर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 21 जनवरी 1972 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीटें, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक भी है कि मणिपुर में स्थितियां नियंत्रित होती हुई नहीं दिख रही है। पिछले कुछ दिनों से मणिपुर एक बार फिर अप्रिय कारणों से चर्चा में है। कुछ समय पहले जब मणिपुर के विभिन्न भागों के प्रतिनिधियों के बीच संपर्क का सिलसिला प्रारंभ किया गया था, तब यह आशा जगी कि राज्य में शांति बहाली का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन अचानक एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटी जिनसे हालात बेकाबू होते दिखने लगे। मणिपुर के हालात किस कदर बिगड़ते रहे, और इसका पता इससे चलता है कि वहां के मौजूद इलाकों में अपस्पा को फिर से प्रभावी किया है, और इसके साथ ही वहां अर्धसैनिक बलों की 50 अतिरिक्त कंपनियों को भी भेजा जा रहा है। अशांति और उपद्रव को देखते हुए जिस तरह स्कूल कॉलेज बंद करने, इंटरनेट सेवा बाधित करने की नौबत आ रही है, और उससे यह प्रकट होता है कि इस राज्य को पटरी पर लाने में समय लग सकता है। चूंकि मणिपुर में अशांति जारी रहते हुए अच्छा खासा समय बीत गया, इसलिए स्थितियां और अधिक जटिल हो गई हैं। पहले वहां केवल मैती एवं कुकी समुदाय के बीच ही अविश्वास की खाई गहरी और चौड़ी हुई थी। फिर नागा समुदाय भी अपनी शिकायतें लेकर सामने आ गया। चूंकि मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है, इसलिए केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि वह इस राज्य में उन कारणों की तत्परता से निवारण करे जिसके चलते वहां अस्थिरता और अशांति व्याप्त है। यदि मणिपुर के अशांत हालात देश को उतना अधिक प्रभावित नहीं करते जितना अन्य किसी राज्य की बिगड़ती स्थितियां दिल्ली में चिंता और चर्चा का कारण बन जाती हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वहां के हालात सुधारने को सर्वोच्च प्राथमिकता ना दी जाए। और इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय मणिपुर के हालात की लगातार समीक्षा निगरानी कर रहा है, क्योंकि प्रश्न यह है कि वहां स्थितियां सामान्य होने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं। केंद्र सरकार को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि मणिपुर एक सीमावर्ती राज्य है और म्यांमार से कुकी लोगों की घुसपैठ का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और ध्यान रहे कि खुद म्यांमार विद्रोहियों की गतिविधियों से अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में भारत सरकार को मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। इसके लिए आवश्यक हो तो समूचे राज्य में अपस्पा लागू करने से भी नहीं हिचकना चाहिए। यह सामान्य बात नहीं है कि मणिपुर बीते 1.5 वर्ष से अराजकता अशांति से जूझ रहा है। यदि वहां अशांति जारी रही तो अलगाववादी शक्तियों के साथ नशीले पदार्थों के कारोबार में लगे तत्वों का दुस्साहस तो बढ़ेगा ही, सामाजिक वैमनस्य को दूर करने में भी मुश्किल आएगी। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि भी खराब होती है। अब हम लोग कहते हैं ना, रूस और यूक्रेन की मध्यस्थ बन जाएंगे, हम लोग सुलह करवा देंगे। अब ये सवाल भी तो उठता है कि हमारे राज्य एक अशांति फैली हुई लंबे समय से, वहां क्यों नहीं हम लोग इसे खत्म करवा पा रहे हैं। नहीं आता है, रहता तो है। देखिए, अपस्पा कहने का मतलब है सशक्त बल विशेष शक्ति अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 11 सितंबर 1958 को पेश किया गया था ना, उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिए, जो भारतीय सशक्त बलों को आसान क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियां दे देता है। संपत्ति विवाद पर उपयोगिता। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए अदालत भी होते हैं। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। अगर हर व्यक्ति विवाद को अपनी स्तर पर सुलझाने लगे तो अराजकता का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आश्रम पर कब्जे के लिए जिस तरह का विवाद हुआ, वह किसी भी तरह से अच्छा संदेश नहीं है। रामकृष्ण मिशन और ब्रह्मा समाज के अनुयायियों के बीच संपत्ति के बीच छिड़ी जंग इस प्रकार उग्र रूप धारण कर लेगी, या किसी ने सोचा नहीं होगा। देर रात हुई इस घटनाक्रम में मौके पर पुलिस बल भी तैनात था, लेकिन कुछ लोगों ने अराजकता की स्थिति पैदा कर दी। दोनों पक्षों को इस बात का भान है कि मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, फिर भी इस तरह आपा को देना
किसी भी पक्ष के लिए सही नहीं है। इस उपद्रव के दौरान 2 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोग घायल हुए। हालांकि पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए पथराव करने वाले लोग चिन्हित किए हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि इस तरह की स्थिति पैदा करने वाले लोगों का उद्देश्य क्या रहा होगा। किसी भी धार्मिक स्थल पर इस तरह की अराजकता फैलाना किसी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। जब 2 पक्षों में संवादहीनता हो जाए तो इस तरह की अप्रिय स्थिति पैदा होती है। आप सभी पक्षों से अपेक्षा है कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे संस्थान की प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए। मामला अदालत में है, इसलिए निर्णय की प्रतीक्षा करना सही विकल्प होगा। इस संस्थान से कई लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश से शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जिन भगवान के नाम पर कह लीजिए, या आप देखिए जिन महापुरुषों के नाम पर हम लोग लड़ते रहते हैं ना आपस में, उनकी आत्मा भी आप देखते हैं कि परेशान हो जाती होगी इस तरह की घटनाएं घटने से। वो कभी नहीं चाहते होंगे इस तरह की अप्रिय घटनाएं घटे, लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों लड़ते रहते हैं। पुरुषों की परेशानियों पर भी हो बात, महिला हो या फिर पुरुष, जीवन से हारने की स्थितियां दुखदायी ही होती हैं। बीते कुछ वर्षों में पुरुषों में आत्महत्या के बढ़ते आंकड़े निराशा, असहयोग और अकेलेपन के उन सामाजिक पारिवारिक हालातों से मिलवाते हैं जो किसी विमर्श का हिस्सा नहीं बनते। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान के अनुसार महिलाओं की तुलना में पुरुषों में आत्महत्या से जीवन गंवाने की आशंका 5 गुना अधिक है। और ये भी कहा जाता है कि अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी, इससे ज्यादा पुरुष ज्यादा प्रभावित देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं। वो कहते हैं ना, आप देखते हैं कोई अगर रो दे तो कहते हैं बड़ा कमजोर है, महिला बन रहा है। और आप देखते हैं महिलाएं अपनी बात कह लेती हैं, रो लेती हैं, तो वो मैं कहता हूं ना कि अपनी बात अगर आप कह लेते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का खात्मा हो जाता है वहां। द लैंसेट रीजनल हेल्थ की पिछले साल आई रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2021 के बीच भारतीय पुरुषों में आत्महत्या के मामले में 1/3 से ज्यादा की वृद्धि हुई है। 7 वर्षों के इन आंकड़ों में विवाहित पुरुषों के मामले में स्थिति और भी चिंतनीय है। साल दर साल जीवन से जुड़ी मुश्किलें और बढ़ रही हैं। नतीजतन पुरुष वर्ग में भी निराशा और अवसाद जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। किशोर वर्ग में अकादमिक दबाव, बदलती जीवनशैली की आपाधापी और युवाओं में विवाह संबंधी की उलझनें जीवन भर भारी पड़ रही हैं। एक और हर हाल में रोजगार पाने का दबाव आज भी युवाओं के हिस्से ही अधिक है। तो दूसरी ओर आप देखिए, पारिवारिक विवाद और आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ विवाहित पुरुषों को भी हताश करता है। मानसिक ही नहीं, शारीरिक वृद्धियां भी जड़ें जमाने लगती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भी भारतीय पुरुषों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति के पीछे पारिवारिक समस्या और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां 2 प्रमुख कारण हैं। और आप न्यायालयों में देखिए आजकल पारिवारिक मामले कितने बढ़ते जा रहे हैं। वस्तुतः कामकाजी मुश्किलों के साथ ही घरेलू परिवेश में भी अब पुरुषों के लिए हालत सहज नहीं है। मानसिक मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर पुरुषों की विखरती मनोदशा को देखते हुए देश में राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाने को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है। विचारणीय है कि समाज में पुरुषों की परेशानियों को लेकर संवाद करने का माहौल आज भी नदारद है। स्वयं पुरुषों में भी भावनात्मक उलझनों से जूझते हुए मदद लेने या खुलकर संवाद की आदत कम हो जाती है, और ऐसी स्थितियां मानसिक आक्रोश और शारीरिक अस्वस्थता की ओर ले जाती हैं। याद रहे कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस का विषय पुरुषों की स्वास्थ्य चैंपियन है। वर्ष 2024 की यह थीम सभी के सहयोग से पुरुषों की शारीरिक समस्याओं और मानसिक उलझनों को भी गंभीरता से लेने और उन पुरुषों तक पहुंचने को प्रोत्साहित करती है जो परिवार, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक परिवेश और कामकाजी दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही यह दिन समाज में सकारात्मक भूमिका निभा रहे पुरुषों की सराहना और उनकी उपलब्धियों का उत्सव मनाने का अवसर भी है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग दिया करिएगा। ये देखिए टिप्पणियां रहती हैं तो आप लोग देख सकते हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां मिल जाती है, वहां से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं आप लोग। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निरंतर बढ़ता खतरा, चलिए इसे भी देख लीजिए आप लोग। आजकल आप देख रहे हैं साइबर हमले हों, ये ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। देश की जनता को साइबर अपराधी निरंतर अपना शिकार बना रहे हैं और साइबर हमलों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इन्हीं हमलों पर एक NGO की द इनविजिबल हैंड रिपोर्ट ने सभी को चौंका कर रखा है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में 7.9 करोड़ से अधिक साइबर हमले हुए हैं। हमलों की संख्या के लिहाज से भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। 2024 की पहली तिमाही में ही हमलों की संख्या 50 करोड़ से अधिक आंकी गई है। वहीं 2024 की दूसरी तिमाही में 2023 के मुकाबले साइबर हमलों में 46% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 2024 के पहले 4 महीनों में भारतीयों को साइबर अपराधों के कारण 1750 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान देखना पड़ा। 1750 करोड़ से ज्यादा का। यह वस्तुतः आज हमारी समूची दुनिया जिस तरह डिजिटलीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, साइबर हमलों के खतरे बढ़ते जा रहे हैं
और भारत भी इससे अछूता नहीं है। हाल ही में जारी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया की 2023 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष 15,93,000 सुरक्षा घटनाओं की सूचना दी गई और जिसमें पिछले कई वर्षों में निरंतर वृद्धि देखी गई है। 2017 की रिपोर्ट में यह आंकड़ा 53,000 तक सीमित था और जिसमें हाल के वर्षों में घटित दिल्ली एम्स का रैनसमवेयर हमला 81 करोड़ नागरिकों के आधार और पासपोर्ट जानकारी से संबंधित एक बड़ा डाटा उल्लंघन और हवाई अड्डों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले शामिल हैं। हालांकि सरकार की ओर से उपाय के रूप में 5,000 साइबर कमांडो तैनात करने की योजना बनाई गई ताकि अपनी सुरक्षा को मजबूत किया जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में यह साइबर सुरक्षा की बढ़ती भूमिका और सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डिजिटल डिवाइस पर निर्भरता। वर्तमान में डिजिटल डिवाइस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की एक बड़ी आबादी है जिसकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। देश में कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर की संख्या मार्च 2014 में 25.15 करोड़ थी, जो मार्च 2024 तक बढ़कर आप देखिए 95.44 करोड़ तक पहुंच चुकी है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार है। देश में तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था है और जहां आप देखेंगे कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वित्त और कृषि जैसे क्षेत्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेवाओं पर निर्भरता रखते हैं। आने वाला समय और भी अधिक डिजिटल होगा क्योंकि इंटरनेट अपनी 5वीं पीढ़ी में प्रवेश करने वाला है। लेकिन भारत पर साइबर हमलों से उत्पन्न असीम चुनौतियां भी हैं और जिसमें देश की महत्वपूर्ण अवसंरचना जैसे पावर ग्रिड, परिवहन प्रणालियां एवं संचार नेटवर्क आदि साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील है, जो आवश्यक सेवाओं को बाधित कर सकते हैं एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। मसलन मुंबई पावर ग्रिड अटैक 2020 भारत में वित्तीय क्षेत्र को आए दिन साइबर अपराधियों का सामना करना पड़ता है जो चोरी या जबरन वसूली से लाभ कमाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखिए बैंकों, वित्तीय संस्थानों और ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों पर साइबर हमलों से वित्तीय हानि, पहचान की चोरी और वित्तीय प्रणाली के प्रति भरोसे की कमी जैसी उत्पन्न हो रही है और स्थिति ऑनलाइन संगीत, व्यक्तिगत एवं सरकारी डाटा की मात्रा भी बढ़ रही है। इससे डाटा उल्लंघनों का खतरा भी बढ़ गया है, जहां हैकर संवेदनशील जानकारी तक बनाते हैं और उसे लीक करते हैं। डाटा उल्लंघन से व्यक्तियों और संगठनों की गोपनीयता एवं सुरक्षा के गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे दिसंबर 2020 में ट्रेन टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेल यात्री ने डाटा उल्लंघन की पुष्टि की और साइबर जासूसी अन्य देशों या संस्थाओं की जासूसी करने या उसके हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए साइबर हमलों का उपयोग करने की प्रक्रिया है। अन्य देशों की तरह भारत भी साइबर आप देखते हैं कि जासूसी गतिविधियों की निशानी पर है जो गोपनीय जानकारी चुराने और रणनीतिक बढ़त हासिल करने का उद्देश्य रखती है। मई 2024 में पाकिस्तान साइबर जासूसों ने भारत सरकार, एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों के खिलाफ मेलवेयर तैनात किया। और देखिए क्या है, देखिए जिस हिसाब से डिजिटलीकरण होता जा रहा है, ऑनलाइन की बात हो रही है, इंटरनेट की बात हो रही है, इस समय ज्यादा ये बढ़ रहे हैं। प्रभावी उपाय तो साइबर सुरक्षा के लिए भारत सरकार कई प्रकार के महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिसमें राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 एक प्रभावी कदम है। इस नीति का लक्ष्य नागरिक, व्यवसाय और सरकार के लिए एक सुरक्षित एवं लचीले साइबर स्पेस का निर्माण करना है। यह साइबर स्पेस सूचना को सुरक्षित करने, हमलों को रोकने और जवाबी कार्रवाई के लिए क्षमता निर्माण करेगा। साथ ही यह संस्थागत संरचनाओं, व्यक्तियों, प्रक्रियाओं एवं प्रौद्योगिकी के समन्वित प्रयास से नुकसान को न्यूनतम करने के लिए विभिन्न उद्देश्यों एवं रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना कानून प्रवर्तन एजेंसियों को व्यापक एवं समन्वय तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक रूपरेखा एवं पारितंत्र प्रदान करने के लिए की गई थी। इसके तहत आप देखिए समन्वय प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई जो देश भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए साइबर अपराध डाटा भंडार, डाटा साझा करने, अपराध मानचित्रण, डाटा विश्लेषण, सहयोग और समन्वय मंच के रूप में कार्य करने वाला एक वन स्टॉप पोर्टल है। इसी तरह कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया CERT इन जो साइबर घटनाओं पर सूचना का संग्रहण, विश्लेषण, प्रसारण करता है और साइबर सुरक्षा घटनाओं पर अलर्ट भी जारी करता है। और साथ ही आप देखिए साइबर सुरक्षा सुरक्षित भारत पहल साइबर अपराधों के भी बारे में जागरूकता बढ़ाने, सरकारी विभागों में सूचना सुरक्षा अधिकारियों, IT कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपाय का सृजन करने के लिए शुरू की गई थी। इसके अलावा रक्षा साइबर एजेंसियां भारतीय सशस्त्र बलों की एक त्रिसेवा कमान है जो साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए जिम्मेदार है। इसमें विभिन्न साइबर थ्रेट एक्टर्स यानी ऐसी तमाम गतिविधियां जिनसे साइबर जगत में किसी प्रकार की चुनौती पैदा होती है, उनके विरुद्ध हैकिंग, सर्विलांस, डाटा रिकवरी, इनक्रिप्शन और जवाबी कार्रवाई जैसे साइबर ऑपरेशन संचालित करने की क्षमता है। सरकार की संबंधित विभिन्न एजेंसियों और विभागों द्वारा साइबर हमलों को रोकने की दिशा में किए जा रहे व्यापक प्रयासों के बावजूद अभी भी भारत को एक मजबूत साइबर क्षमता के निर्माण में आवश्यक
आवश्यकता है। और इसमें आप देखिए विमान विधिक ढांचे की सुदृढ़ीकरण करना, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 सन 2000 साइबर अपराधों को नियंत्रित करने वाला भारत का प्राथमिक कानून है, जिसे नई चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए कई बार संशोधित किया गया। हालांकि आईटी अधिनियम में अभी भी कुछ कमियां और सीमाएं हैं, जैसे विभिन्न साइबर अपराधों के लिए स्पष्ट परिभाषाओं, प्रक्रियाओं, दंडों की कमी एवं साइबर अपराधियों की दोष सिद्धि दर का न्यूनतम होना। ऐसे में हमारे देश को एक व्यापक और अद्यतन कानून बनाने की आवश्यकता है, जो इसके सभी पहलुओं जैसे साइबर आतंकवाद, साइबर युद्ध, साइबर जासूसी, साइबर धोखाधड़ी जैसे सभी प्रकार के मामलों को अपने दायरे में ले सके। और देखिए अब समय आप देखते हैं कि आमने सामने की युद्ध का खत्म होने वाला है। अब आप देखिए साइबर हमले होंगे, साइबर युद्ध होंगे। साइबर सुरक्षा क्षमता को बढ़ाना प्रभावी उपाय। तो साइबर सुरक्षा परिदृश्य में सुधार के लिए भारत में कई पहलें और नीतियां बनाई गई हैं, जैसे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, साइबर सेल, साइबर अपराध जांच इकाइयां, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। जब आप लोग सुधार की तरफ कुछ लिख रहे हैं ना, तो इन सब का उल्लेख कर सकते हैं, इन्हें नोट कर लिया करिएगा। हालांकि ये प्रयास अभी भी अपर्याप्त होने के साथ ही विभाजित हुए, क्योंकि भारत को तकनीकी समस्याएं, साइबर फोरेंसिक सुविधाएं, साइबर सुरक्षा मानकों और विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय की कमी का सामना करना पड़ रहा है। भारत को अपने मानव एवं तकनीकी संसाधनों को विकसित करने, साइबर सुरक्षा की उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने, सर्वोत्तम अभ्यासों मानकों को अपनाने और विभिन्न एजेंसियों एवं क्षेत्रों के बीच सहयोग एवं सूचना साझेदारी को बढ़ावा देने में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। भारत को सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों के साथ एक साइबर सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए, जिसके पास किसी महत्वपूर्ण साइबर घटना के बाद उसका विश्लेषण करने और साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए ठोस अनुशंसाएं करने के लिए बैठक करने का अधिकार हो। यह भी सही है कि भारत अकेला देश नहीं है जो साइबर सुरक्षा की चुनौतियों का सामना कर रहा है। वस्तुतः साइबर हमले राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं है, यह पूरे वैश्विक समुदाय को दुष्प्रभावित कर रहा है। भारत को अन्य देशों, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरपोल, साइबर विशेषज्ञता पर विशेष वैश्विक मंच जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ और अधिक संलग्न होने की आवश्यकता है, ताकि सर्वोत्तम आप देखिए अभ्यासों के लेनदेन, खुफिया सूचनाओं की साझेदारी, साइबर कानूनों, मानकों के सामंजस्य और साइबर अन्वेषण एवं अभियोजन में सहयोग का लाभ प्राप्त हो सके। साइबर सुरक्षा अब केवल एक तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, सार्वजनिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। जैसे जैसे साइबर खतरों की जटिलता बढ़ रही है, भारत को अपनी साइबर सुरक्षा संरचना को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए बेहतर विधिक ढांचे, मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय, वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। साथ ही साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सतर्कता बढ़ाना हर नागरिक, संस्था और सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। इसमें आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आपको जरूर देना चाहिए। और इस तरह के टॉपिक पर आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो हर पक्ष को आपको लिखना है, जो कमियां हैं उनके बारे में बताना है, जो समस्याएं हैं उनकी बात हो रही है, और समाधान कैसे हो सकता है, आपकी तरफ से क्या सुझाव हो सकते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। दार्जिलिंग पर आप देखिए ममता की नई रणनीति, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रणाम करते हुए जीटीए प्रमुख अनिल थापा। चलिए राजनीति की बातें हो रही, देख सकते हैं। एक सांस्कृतिक पुरोधा दीनानाथ बत्रा, इनके बारे में जान लीजिए, पढ़ लीजिए इसे। भारतीय सनातन परंपरा में कई ऐसी महान विभूतियां हुई जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मां भारती की सेवा में समर्पित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भारतीय संस्कृति, शिक्षा एवं राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने हेतु कृत संकल्पित दीनानाथ बत्रा उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने भारत के आप देखते हैं कि बौद्धिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी। बत्रा जी के कार्य पश्चिमी प्रभाव और वैश्वीकरण के बढ़ते दौर में भारतीय परंपरा, मूल्यों और इतिहास को पुनर्जीवित करने की दिशा में थे। अपने शैक्षणिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान के माध्यम से उन्होंने भारत की शैक्षणिक संरचना को पुनः व्यवस्थित करने एवं युवाओं को उनकी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने का भरपूर प्रयास किया। उनका संपूर्ण जीवन त्याग, साधना एवं संघर्ष का मानक रहा। वे कुछ वर्ष प्रचारक भी रहे और बाद में गृहस्थ जीवन जीते हुए अपना सर्वस्व देश के लिए समर्पित कर दिया। विगत 7 नवंबर को दिल्ली में उन्होंने लौकिक जगत का परित्याग किया। दीनानाथ जी का आरएसएस से बाल्यकाल से ही जुड़ाव केवल विचारे की नहीं, अपितु एक सक्रिय अभियान का आहन था। अब अल्पायु में ही संघ की शाखाओं में जाने लगे और वहां से उनको जो संस्कार मिले उनका उन्होंने समाज और राष्ट्र हित में समायोजन किया। चलिए आप देख सकते हैं। और आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं, एक हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो संपादकीय पार्ट है ना, उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।